जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान में मच गया हड़कंप। नए बनाए गए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई पर इजराइल ने किया बड़ा हमला। दोस्तों, दावा है कि वो बुरे तरीके से हैं घायल। सुप्रीम लीडर बनते ही पहले एक्शन से इजराइल को थर्रा दिया, जिसके बाद खबर आ रही है कि वो भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। दोस्तों, बताएंगे उनके घायल होने की दास्तान क्या है, जानकारी इस मुद्दे पर क्या कहा ईरान ने। तो वहीं दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनते ही मोजतबा को लेकर क्या कहा व्लादिमीर पुतिन ने, कैसे दिखा दिया कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा ईरान को। तो वहीं दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है ईरान, और अपने आप को बचाने के लिए कैसे कह दिया कि प्रधानमंत्री मात्र ही एक नेता है जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। पीएम मोदी का एक फोन कॉल घटा सकता है तनाव। बताएंगे किसने ये बड़ी बात कह दी दोस्तों, और कैसे हर बार नए युद्धों में, हर एक युद्धों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही शांति धारक बताया जाता है, शांति करवाने वाला बताया जाता है। दोस्तों, इस बार क्या कहा गया है जानकर आप जाएंगे चौंक। तो वहीं ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच सिपरी रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा कर दिया, हर किसी को चौंका दिया। फिलहाल आपको बता दें, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ है कि चीन का हथियार का घर बना पाकिस्तान। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन जानकारी हमेशा की तरह आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की ताकत और कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई को टारगेट करके हमला किया गया है, और वे हमले में बहुत बुरे तरीके से घायल हुए। हालांकि वे अभी भी जिंदा हैं, लेकिन हमला हुआ है। बेशक बतौर सुप्रीम लीडर उनके नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने पद ग्रहण किया तो वे भी IDF का टारगेट रहेंगे, और इस टारगेट को पूरा करके ही दम लेंगे। बता दें कि मोजतबा खामनेई को आज सुबह ही ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। IRGC के टॉप कमांडरों और देश के धार्मिक विद्वानों की मौजूदगी ने उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया था, लेकिन इस मौके पर मोजतबा खामनेई सामने नहीं आए थे, क्योंकि उन पर हमला होने का खतरा था। सुबह नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद दोपहर तक उन पर हमला होने की खबर भी आ गई। इससे पूरे ईरान में IRGC और धार्मिक विद्वानों में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, बता दें कि इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डफरीन ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्होंने ईरान के कोम शहर में हमला किया था, उस बिल्डिंग को निशाना बनाया था जिसमें ईरान की 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बैठती है। ये समिति ही ईरान के अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है, लेकिन वो ऐसा ना कर पाए, यही सोचकर हमला किया गया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे, जिसमें असेंबली के सदस्य भी शामिल थे। नए सुप्रीम लीडर के आते ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ जोरदार हमला बोल दिया है। वहीं मोजतबा खामनेई को लेकर इस न्यूज आउटलेट ईरान इंटरनेशनल ने बड़ा दावा कर दिया कि वो इस समय घायल हो चुके हैं। हालांकि ये कब और कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं दी है ईरान ने या इस रिपोर्ट ने। वही ईरान ने अपने नए हमले में सऊदी अरब की तरफ भी ड्रोन लॉन्च कर दिया। मोजतबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने उनके प्रति पूरी निष्ठा जताई। IRGC ने बयान जारी कर कहा कि वो नए सुप्रीम लीडर के दिव्य आदेशों का पूरे तरीके से पालन करेगी, और आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका ईरान युद्ध में अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने घोषणा करते हुए देशवासियों से नए नेता के प्रति निष्ठा जताने और एकजुट रहने की अपील की। वरिष्ठ नेता अली लारीजानी ने कहा कि दुश्मनों को लगता था कि अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के जरिए नया नेता चुन लिया गया और देश मजबूती के साथ खड़ा है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने सोमवार सुबह नए हवाई हमलों की सूचना दी। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमलों के बाद कम से कम 32 लोग घायल हो गए। कुवैत में एक ड्रोन को मार गिरा दिया गया, जबकि कतर की सेना ने एक मिसाइल हमले को रोकने का दावा किया है। विश्लेषकों का कहना है कि मोजतबा खामनेई का सुप्रीम लीडर बनना इस बात का संकेत हो सकता है कि ईरान की सत्ता में कठोर रुख रखने वाला धड़ा सबसे पहले ज्यादा मजबूत हो गया है। माना जा रहा है कि नए नेता के नेतृत्व में ईरान अली खामनेई की नीति को ही आगे बढ़ाया जाएगा, और अमेरिका इजराइल के खिलाफ अपने रुख को और सख्त रख सकता है। दोस्तों, वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई को पुतिन ने दी बधाई, कहा हमारा तुमको पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन दुनिया में उन चुनिंदा नेताओं में से एक है जिन्होंने सबसे पहले मोजतबा को ईरान का सर्वोच्च नेता चुने जाने पर बधाई दी है। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में पुतिन ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने पिता के काम को सम्मान के साथ जारी रखेंगे और मुश्किल हालात में ईरानी लोगों को एकजुट करेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि
कि मैं अपनी तरफ से तेहरान के लिए हमारे पक्के सपोर्ट और हमारे ईरानी दोस्तों के साथ हमारी एकता की पुष्टि करना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों पुतिन ने कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा तुमको। इसको आप कैसे देखते हैं अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं जिस प्रकार से ईरान अब लगातार जितना अटैक इजराइल पर कर रहा है उतना ही दोस्तों वो अटैक यूएई पर कर रहा है, जबकि और भी मिडिल ईस्ट में देश मौजूद है, लेकिन ईरान यूएई को तगड़ा निशाना बना रहा है। ऐसे में भारत में मौजूद यूएई के राजदूत हुसैन मिर्जा का सबसे बड़ा बयान, प्रधानमंत्री मोदी का एक फोन कॉल घटा सकता है तनाव जैसा दे दिया बयान। आखिर इसके पीछे उनका क्या मकसद है आपको बता दें। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा अल सयेख ने पीएम मोदी को लेकर एक सबसे बड़ा बयान दे दिया है। यूएई के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के एक फोन कॉल से स्थिति शांत हो सकती है। सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने गल्फ देशों के मौजूदा हालात पर बयान देते हुए कहा कि ईरान का पड़ोसी होने के बावजूद यूएई के पास ईरान इजराइल संघर्ष में शामिल होने का कोई कारण नहीं है। यूएई दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखता है और अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ भी उसकी साझेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि यूएई सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रक्षेपण के लिए नहीं किया जाएगा। हमारा मानना है कि संघर्ष का हिस्सा बनने के बजाय संवाद में भूमिका निभाए। राजदूत ने आगे कहा कि यूएई को निशाना बनाकर की गई मिसाइलें और हमले जो है वो बड़ी ही चिंताजनक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रक्षा प्रणालियां आने वाले खतरों को रोकने में सक्षम रही है। यूएई नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि देश पर किसी भी हमले को आत्मरक्षा की कार्रवाई माना जाएगा। ऐसे में राजदूत ने संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय समुदाय के बीच मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लाखों भारतीयों को आश्वस्त किया गया कि देश सुरक्षित है और उनकी उपस्थिति को महत्व देता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ईरान और इजराइल के नेताओं से की गई बातचीत से स्थिति को शांत करने में मदद मिल सकती है। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत ने स्थिति को शांत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। दोस्तों वाकई में इस बयान ने फिर एक बार बता दिया है कि युद्ध चाहे कहीं भी हो, किसी का भी हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हर किसी देश को भरोसा है। ऐसे में लॉन्ग लिव पीएम मोदी आप लोग भर भर के कमेंट में कहिएगा जो भी इस खबर को देख रहे हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो सामने बटन है दबा दीजिए और कमेंट में लॉन्ग लिव पीएम मोदी जी अवश्य कहिएगा। दोस्तों अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां उधर तेल की महंगाई के बीच एक और सबसे बुरी खबर, बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हुआ बड़ा अटैक। दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच जंग की वजह से एक तरफ तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बहरीन के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी बापको पर अटैक हो गया है। हमले की वजह से बापको ने इमरजेंसी भी घोषित कर दिया। रिफाइनरी पर हमले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें काले धुएं का गुबार उड़ता देखा जा रहा है। दोस्तों इसी रिफाइनरी पर 4 दिन पहले भी अटैक किया गया था, हालांकि उस वक्त ज्यादा नुकसान की खबर नहीं आई थी। बहरीन अरब में अमेरिका एक मुख्य सहयोगी है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि उसके रिफाइनरी पर ईरान ने ही हमला किया होगा। हालांकि ना तो बहरीन ने और ना ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई टिप्पणी की है। दोस्तों ब्लूमबर्ग के मुताबिक 90 साल पुराना ये ऑयल रिफाइनरी देश की एकमात्र रिफाइनरी है। रिफाइनरी की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 4 लाख बैरल है। तेल रिफाइनिंग के लिए इसे खाड़ी का एक अहम केंद्र माना जाता है। यहीं पर मिडिल ईस्ट के कई देशों का तेल रिफाइनिंग किया जाता है, इनमें सऊदी और कुवैत प्रमुख है। ऐसे में अगर ईरानी हमले की वजह से तेल रिफाइनरी ठप पड़ता है तो इसका सीधा असर तेल कीमतों पर पड़ सकता है। ईरान ने अपने एक बयान में कहा कि आने वाले वक्त में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत बैरल $200 से ज्यादा का हो सकता है। वर्तमान में इसकी कीमत $110 तक पहुंच गई है। दोस्तों ईरान जंग की वजह से तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इसे कम करने के लिए सोमवार यानी 9 मार्च को G7 देशों के विदेश मंत्री एक बैठक करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक G7 ये देखेगा कि कैसे रिजर्व तेलों के जरिए इसके दामों को कम किया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जंग से दुनिया इधर परेशान, उधर हथियार बेचकर मोटी कमाई कर रहा है अमेरिका। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट और यूरोप में जंग से जहां पूरी दुनिया परेशान है, फेडअप है, वहीं अमेरिका इन आपदाओं को अवसर में बदल रहा है। पिछले 4 साल में अमेरिका ने युद्ध से प्रभावित देशों में खूब ज्यादा हथियार बेचे हैं, जिसके कारण हथियारों के बाजार में उसका दबदबा और ज्यादा बढ़ गया है। अब दुनिया में बिक रहे 100 में से 42 हथियार अमेरिका के ही मिलते हैं। ये खुलासा स्टॉकहोम इंटरनेशनल की एक
रिपोर्ट में हुआ है दोस्तों। स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया भर में साल 2021 से 25 के दौरान जितने भी हथियार बिके हैं उनमें 42% हथियार जो है वो अमेरिका के ही हैं, यानी कि 100 में से 42 हथियार अमेरिका के ही हैं। 2016 से 20 के दौरान ये आंकड़ा 36% था। इस दौरान हथियार बेचने के मामले में रशिया को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दुनिया में। अब हथियार बिक्री में रशिया की हिस्सेदारी जो है वो 6.8% ही रह गया है दोस्तों। अमेरिका के बाद हथियार बिक्री के मामले में फ्रांस का दबदबा बढ़ा है। भारत फ्रांस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है दोस्तों। अमेरिका का हर बार का यही रहा है कि वही युद्ध को शुरू करता है, आग वही लगाता है, चिंगारी वही लगाता है, और जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो फिर अपने हथियार को उन सभी देशों को बेचता है जो युद्ध में पीड़ित होते हैं, जो हार रहे होते हैं, और मजबूरी में उन देशों को अमेरिका से हथियार लेना भी पड़ता है। तो ये स्ट्रेटजी हमेशा से अपनाता आया है अमेरिका, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है दोस्तों। उसका परसेंट काफी बढ़ता जा रहा है। रशिया, फ्रांस जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों हथियार बेचने में अमेरिका ने। ऐसे में अमेरिका की इस सबसे बड़े दोगलेपन के लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ उधर अब आपको बता दें, सिपरी की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा। चीन के हथियारों का घर बन गया पाकिस्तान। कुल आयात का 80% भंडार बीजिंग से ही पाकिस्तान में आया। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, बोले तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की नई रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना अब लगभग पूरी तरह चीन के हथियारों पर निर्भर होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2025 के दौरान पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का करीब 80% हिस्सा चीन से आया, जबकि 2016-20 में यह हिस्सा 73% ही था दोस्तों। सिपरी के आंकड़ों के अनुसार चाइना ने 2021 से 25 के दौरान 47 देशों का हथियार बेचे, लेकिन उसके कुल हथियार निर्यात का 61% केवल पाकिस्तान को गया, यानी चीन का सबसे बड़ा रक्षा ग्राहक पाकिस्तान ही फिलहाल बना हुआ है। इस दौरान पाकिस्तान को चाइना से कई बड़े सैन्य सिस्टम मिले हैं, जिनमें लड़ाकू विमान CAC FC फर्स्ट शाइलोंग, जिसे पाकिस्तान में JF-17 थंडर कहा जाता है, शामिल है। पाकिस्तान दावा करता है कि इस विमान का उत्पादन दोनों देशों ने मिलकर किया है, लेकिन रियलिटी यही है कि इसका उत्पादन सिर्फ चाइना ने किया है। तो उधर आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा फैसला, जगुआर लड़ाकू विमान होंगे अपग्रेड, इनको मिलेगी नई मिसाइलें। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के 74 जगुआर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए घरेलू कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस अपग्रेड का उद्देश्य इन विमानों की लड़ाकू क्षमता और पायलट की स्थिति जागरूकता को आधुनिक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत जगुआर विमानों में पुरानी मैजिक एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली को हटाकर नई नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल यानी NGCCM लगाई जाएगी। यह मिसाइल एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी, जिसे भारत पहले ही इस बेड़े के लिए चुन चुका है। इसके साथ ही विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम यानी HMDS भी लगाया जाएगा। इस तकनीक से पायलट अपने हेलमेट के वाइजर पर ही जरूरी उड़ान और लक्ष्य से जुड़ी जानकारी देख सकेगा और लक्ष्य की दिशा में सिर घुमाकर ही मिसाइल लॉक कर देगा। इससे हवाई हमले, हवाई लड़ाई में रिएक्शन टाइम और एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी दोस्तों। वहीं खबर यह भी है कि चीन की टेंशन बढ़ाएगा अपना भारत हिमालय की गोद में। भारत जापान की सैन्य केमिस्ट्री धर्म गार्डियन अभ्यास के जरिए ड्रैगन को दिया जाएगा तगड़ा और कड़ा संदेश। जी हां, भारत और जापान के बीच आयोजित संयुक्त सेनाभ्यास धर्म गार्डियन 2026 खूबसूरत उत्तराखंड के चौबटिया में कामयाबी के साथ खत्म हो गया। 24 फरवरी से 8 मार्च तक चले इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के जवानों ने मिलकर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, शहरी युद्ध और कठिन पहाड़ी इलाकों में सैन्य कार्रवाई का अभ्यास किया। रक्षा से जुड़े सूत्रों के अनुसार ये सैन्य अभ्यास सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते सुरक्षा हालात के बीच एक अहम रणनीतिक संदेश भी है, जिसे चाइना की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, अब तक 10 जहाजों पर बड़ा अटैक। रिपोर्ट में खुलासा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही अभी भी ठप पड़ी है दोस्तों। अमेरिका इजराइल हमलों के जवाब में ईरान ने हर किसी पर अटैक करते करते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी नाकाबंदी कर दी, जिससे पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन चरमरा गई और क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। इसी बीच एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या उसके आसपास कम से कम 10 जहाजों पर हमले हुए हैं। इन हमलों ने इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर जहाजों की आवाजाही को लगभग पूरे तरीके से रोक दिया है, जहां से दुनिया का 20% तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस गुजरता है। वहीं आपको बता दें, जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल। युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब भारत के एक्सपोर्ट कारोबार पर
साफ साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ने के कारण कई शिपमेंट बीच रास्ते में अटक गई है और कई कंटेनरों को बंदरगाहों पर रोक दिया गया है। इसका सीधा असर जम्मू के आरएसपुरा के विश्व प्रसिद्ध बासमती चावल के कारोबार पर भी पड़ा है। आरएसपुरा की बासमती अपनी खुशबू, फ्रेग्रेंस और उच्च गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसे जीआई टैग बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी प्राप्त है। हर साल यहाँ से लाखों टन उच्च गुणवत्ता वाला बासमती चावल अरब देशों, यूरोप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण इस समय लाखों टन जीआई टैग्ड बासमती चावल कंटेनरों में भर कर रास्ते में फंसा हुआ है या कई बंदरगाहों पर अटका पड़ा है। एक्सपोर्ट रुकने के कारण बाजार में बासमती के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कारोबारियों के अनुसार कीमतों में करीब 700 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आ चुकी है, जिससे मिल मालिकों, व्यापारियों और किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आरएसपुरा के बासमती मिल मालिकों का कहना है कि युद्ध के कारण शिपमेंट रुक जाने से उनका करोड़ों रुपए का माल विदेशों तक नहीं पहुंच पा रहा है और बड़ी मात्रा में पैसा भी फंस गया है। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी अवश्य लिख कर बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे में आपके सामने ये मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। ये प्रोडक्ट वाइल्ड स्टोन का परफ्यूम है, इसे आप लगाइए, इससे आपको कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत सारा फायदा होगा। एक और निविया मैन का कूल किक, ये भी आपके बदन को ठंडा पहुंचाने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप इस पर लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं।